इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइए शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। हमारे साथ दो सांसद हैं आज बंगाल चुनाव पर बात करने के लिए। बीजेपी की तरफ से हैं राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कुरुक्षेत्र में। और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं लोकसभा सांसद अपरूपा पोद्दार जी। अपरूपा जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। आज आप ही दोनों लोग मेहमान हैं और आज जो कुछ बंगाल में हुआ है, योगी आदित्यनाथ जब प्रचार करने गए तो देखने को यह मिला कि रैलियां साथ साथ चल रही हैं, ममता बनर्जी की और योगी आदित्यनाथ की। और योगी आदित्यनाथ सभा में नारे लगवाते हैं जय श्री राम जय श्री राम, और ममता बनर्जी मंच से करती हैं चंडी पाठ, कभी वो दुर्गा आरती करती हैं और ममता बनर्जी कई कई मिनट तक मंत्रोच्चार करती दिखाई देती हैं अपने मंचों पर। तो मेरा ये सवाल आप दोनों से रहेगा। पहला सवाल राकेश जी, पहले आप बताइए, इस चुनाव में क्या बस भगवान भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मंच से करना और मन से करने में अंतर है। मंच से आप चुनावी हिंदुत्व को स्वीकार कर रहे हैं, चूंकि आपको लग गया कि अब तक जो आपने पश्चिम बंगाल में किया वह सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति को क्षति नहीं पहुंचाई, पर बंगाल की जो सभ्यताई सांस्कृतिक यात्रा है उसमें ममता बनर्जी ने ऐसा घात किया है जिसकी पूर्ति करने में वर्षों लग जाएगा। मैं दो उदाहरण बताना चाहता हूं। जो आज चंडी पाठ कर रही हैं और दुर्गा जी की आरती कर रही हैं, जब रामनवमी की शोभा यात्रा जो बंगाल का इतिहास रहा है, जिस बंगाल में राजनारायण बसु ने हिंदू मेला आयोजित किया, उस प्रांत में रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने के लिए हिंदुओं को न्यायालय जाना पड़ा। और हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी पर जो टिप्पणी की, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, वो उनके ऊपर स्लैब था, एक चपत की तरह था। जब हाईकोर्ट ने उनसे सवाल पूछा, क्या आप एक धर्म के लोगों को यात्रा निकालने से क्यों रोक रही हैं, और हाईकोर्ट के परमिशन के बाद गया, वहां ममता बनर्जी जी किस मुंह से आज दुर्गा जी की आरती कर रही हैं और मंच से कर रही हैं और मन से कर रही हैं, दोनों को बताना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, पश्चिम बंगाल को उन्होंने नेशन विद इन द नेशन स्थापित करने की कोशिश की, राष्ट्र के भीतर राष्ट्र। जो व्यवहार रहा है नरेंद्र मोदी जी की सरकार और ममता जी की सरकार में वैचारिक अंतर था और वो स्वाभाविक है लोकतंत्र में। ऐसा पहले भी रहा, केंद्र में अलग सरकार, राज्य में अलग सरकार, और जगह भी अभी है। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने राज्य के भीतर भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, पुलिस तंत्र का दुरुपयोग करने के लिए संघीय व्यवस्था को और संविधान को क्षति पहुंचाई, आज फिर वो कर रही हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब वो मस्जिद के क्लरिक्स को वेतन देने की बात कर रही थी तो मंदिर के पुजारी को क्यों नहीं कर रही थी? ये ममता बनर्जी को जवाब देना उन्होंने बाद में किया, बाद में उनको करना पड़ा। मेरा सवाल ये नहीं था आपसे, मेरा सवाल राकेश जी ये था, आपने ममता बनर्जी पर बोला, अब उस पर अपरूपा जी जवाब देंगी। मेरा सवाल आपसे था कि मंच पर रैलियों में राम नाम क्यों जपा जा रहा है? आपके नेता जाकर के राम नाम क्यों कर रहे हैं हर जगह? देखिए, हम तो जय श्री राम को अपना एक राजनीतिक नारा नहीं, एक सांस्कृतिक भारत की अस्मिता का प्रतीक मानते हैं। और जब से 1986 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक प्रस्ताव पारित करके राम जन्मभूमि आंदोलन का समर्थन किया, तो हमने जीत और हार की चिंता किए बिना, हमारी सीटें कितनी आएंगी, वोट कितना आएगा, कौन नाराज होगा, कौन प्रसन्न होगा, हम भारत की अस्मिता के लिए भगवान जय श्री राम को उसका एक प्रतीक मानकर हम लड़ते रहे। प्रधानमंत्री जी ने भी नारे लगाए, योगी आदित्यनाथ जी ने लगाए, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता नारा लगाता। लेकिन सवाल यह है कि ममता जी की एक सभा में जब किसी ने जय श्री राम कहा तो ममता जी ने उसको अपना अपमान मान लिया। जय श्री राम का नाम तो शायद बाबर और औरंगजेब को भी अपमान नहीं लगा था जितना ममता बनर्जी। चलिए, मैं इस पर अब जवाब दे लेता हूं जरा अपरूपा जी से। आपने कहा कि ममता बनर्जी को राम के नाम से चिढ़ है, यही बात बीजेपी के नेता मंच पर जाकर कहते हैं। आज योगी आदित्यनाथ गए थे अपरूपा जी, कई रैलियां उन्होंने की, हर रैली में उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी के राज में राम नाम लेने पर रोक है, प्रतिबंध है, और जो राम का विरोध करता है वो सत्ता में नहीं रह सकता। सौरभ जी, पहले ये बात का स्पष्टीकरण स्पष्ट कर देना होगा कि ये लोग चुनाव प्रचार में आए हैं कि धार्मिक प्रचार में आए हैं। ये बात भूलना नहीं चाहिए कि हम लोग जब चुनाव पे आते हैं तो एक मैनिफेस्टो निकालते हैं, लेकिन उस मैनिफेस्टो से बाहर या डेवलपमेंट तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। ये लोग हमेशा विभाजन के राजनीति मानते हैं और विभाजन करके धर्म का राजनीति को लाके वो लोग हमेशा सत्ता पे आते हैं। लेकिन एक बात बताइए, उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। यही डेवलपमेंट हुआ कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया,
आज बैंक पर मान लीजिए कि किसी का इलाज के लिए कोई हॉस्पिटल जा रहे हैं तो बैंक से पैसा नहीं निकाल पा रहे क्योंकि बैंक बंद है। अब तो बैंक वाले लोग सब सोचे हैं, बैंक के मैनेजर लोग सोचे हैं कि अब बैंक हम लोग चाय बेचेंगे क्योंकि चाय वाला जो है अब देश का बैंक बेच रहे हैं। इन सब चीजों पर कभी नहीं बात उठता है भारतीय जनता पार्टी का। कभी भी ये बात पर आवाज नहीं उठता है कि किसान लोग 103 से ज्यादा आंदोलन पे बैठे हैं, उन लोगों का बात थोड़ा सा सुन लिया जाए। अरे राम का नाम तब लेंगे जब भूख के मारे आदमी तड़प रहा है, जब पेट में अनाज जाएगा तब आदमी राम का नाम लेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? आपने तो ये नहीं कहा कि आपने देश में क्या क्या विकास किया। आप लोग भारतीय जनता पार्टी का नेता विभिन्न राज्य से आ जाते और कहते हैं कि हम लोग सोनार बांग्ला बनाएंगे। आप मुझे एक तो भी उदाहरण दीजिए, भारत में जितने भी स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी रूलिंग है, क्या वहां पर क्या क्या अच्छा काम हुआ? नहीं दिखा सकते। जो योगी जी आज बंगाल में आके बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं, उनके खुद के राज्य में बेटियां सीता लोगों का दुर्दशा देखिए। किस तरह मनीषा वाल्मीकि के साथ अत्याचार हुआ, उन्नाव में किस तरह अत्याचार हुआ, इस पर आप लोग चुप्पी क्यों साधे हैं? आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप लोग देश के बारे में नहीं सोचते हैं, आप लोग सिर्फ सत्ता के बारे में सोचते हैं। और ममता बनर्जी सिर्फ अपना बंगाल के बारे में। चलिए ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बातें करी अपूर्वा जी कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, चुनाव में ये मुद्दे उठाए जाने चाहिए, किसने क्या काम किया। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आज मेरा सवाल केवल इतना था, मैंने इनसे भी ये पूछा, आप सुनिए, मैंने इनको भी यही पूछा कि ये राम के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं या काम के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। इनका हर नेता जाके जय श्री राम के नारे लगवाता है, लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं कि ममता बनर्जी के मंच से कभी वो मंत्र जंतर नहीं पढ़ती थी, वो इस बार क्यों पढ़ रही हैं? इस बार चंडी पाठ, दुर्गा पाठ, ये सब क्यों हो रहा है? मैं कहना चाहती हूँ, हाँ बोलिए। नहीं सौरभ, आप देखिए ममता बनर्जी जब भी कोई दुर्गा पूजा या काली पूजा का फीते उद्बोधन करने गई है, वहां पर वो आरती भी की है, चंडी पाठ भी की है, और वो क्रिसमस, इससे तो मैं मना कर ही नहीं रहा। वो अपने निजी जीवन में वो बहुत धार्मिक होंगी, वो मंदिर जाती होंगी, पूजा पाठ करती होंगी, ये अच्छी बात है, मुझे मालूम नहीं है, ये उनका पर्सनल मैटर है। मैं तो कह रहा हूं कि चुनावी मंच पर उनको ऐसा करते पहली बार देखा जा रहा है, ये क्यों है? नहीं ऐसा बात नहीं है। सुनिए, ऐसा बात नहीं है। वो एक प्रचार करते करते जब वो मंदिर में गई तो मंदिर में जाके आदमी जरूर पाठ करेंगे। और सबसे बड़ा बात है कि ममता बनर्जी विकास किया, ये बात वो मंच पे कह रही है, और जब मंदिर में जा रही है तो वो जरूर चंडी पाठ कर रही है। अच्छा, इसकी वजह शुरू से आया है। इसकी एक वजह ये तो नहीं है, इसकी एक वजह ये तो नहीं है। मैं जरा 2019 चुनाव के बहुत शॉर्ट में जरा से आंकड़े देना चाहता हूं दर्शकों को और आप लोगों को। राकेश जी, आप भी 2019 के चुनाव में जो एस्टिमेट लगाया जाता है, कुल मुस्लिम वोट जितना भी पड़ा था उसका 70% हिस्सा वो ममता बनर्जी को मिला था, और कुल हिंदू वोट जितना भी पोल हुआ था उसका 57% हिस्सा वो नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को मिला था। और कुल वोट शेयर में बीजेपी और टीएमसी के सिर्फ 3% वोट का डिफरेंस है। इस बार अगर ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट जरा सा गिर गया तो दिक्कत है, बीजेपी का हिंदू वोट जरा बढ़ गया तो उनके लिए परेशानी है, और वाइस वर्सा। तो क्या ये 3% वोट के लिए धर्म के नाम का इस्तेमाल हो रहा है? राकेश सिन्हा जी, देखिए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। आज ममता जी एक बड़ी दुविधा में फंस गई हैं। जीवन भर तो उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई। यदि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति तो कांग्रेस भी अपनाती रही, वामपंथी भी अपनाते रहे, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया, हिंदुओं को द्वैध दर्जे का नागरिक बना दिया। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल की साहित्य, कला, संस्कृति को बर्बाद किया। अब भगवान राम के राम धनु को बदल के रंग धनु कर देना, राम के नाम से इतना चिर ममता बनर्जी ने प्रकट किया है। कोई भी सम्मानित हिंदू जो अपनी सभ्यता और संस्कृति को प्यार करता हो, ममता बनर्जी को अच्छी तरह से पहचान गया। वह हिंदुओं से नफरत करके मुसलमानों को खुश करती रही। बरकती ने उनकी पार्टी के नेता की उपस्थिति में कोलकाता क्लब में प्रधानमंत्री के फतवा जारी कर दिया, प्रधानमंत्री की हत्या की बात कर दी। मैंने स्वतंत्र भारत के इतिहास में राजनीति के विरोध को उस स्तर तक ले जाना, एक मुस्लिम क्लरिक का यूज कर लेना, यह तो उस समुदाय का भी अपमान है। मैं तो पश्चिम बंगाल के मुसलमानों से भी कहना चाहता हूं कि वन पीपुल की तरह काम करें। जो काम करजन ने 1905 में किया था बंगाल के विभाजन का, और 1911 में जो विभाजन को हमने पलट दिया था, हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर, नहीं, बंगाल एक है। आज पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को भी चाहिए ममता बनर्जी को जवाब दे।
ममता का शासन, जब गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आएगा तो सब पर लागू। इस शारदा का घोटाला क्या हिंदुओं के लिए था, क्या मुस्लिम गरीबों के लिए नहीं था? एक सवाल मैं सौरभ जी पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि ममता जी मंदिर भी जाती है, मस्जिद भी जाती है, ठीक है, सब जगह जाना चाहिए, लेकिन मंच, अभी तो कोई दुर्गा पूजा का समय नहीं है जब मंच से चंडी पाठ आप कर रही हैं। अब जय श्री राम का नारा लगाने में क्या हर्ज है? आपको यदि इतना ही है तो भगवान राम का मंदिर बन रहा था, उसके लिए कुछ 1 महीने का वेतन तो दे देते। जिस ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं को प्रश्रय दिया, जिस ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा को रोका, जिस ममता बनर्जी ने एक पुलिस स्टेशन में जब हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया तो उसको उपद्रवियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिस ममता बनर्जी ने बलात्कार की घटनाओं पर धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश की उनकी सरकार ने, उस ममता बनर्जी को आज पश्चिम बंगाल में धर्म के आधार पर वोट मांगना चाह रही हैं। वो अब चाह रही हिंदुओं को खुश करना, उन्हें प्रमाणित करना पड़ रहा है। जैसे राहुल गांधी को जिनेव दिखा के प्रमाणित करना पड़ रहा था कि मैं हिंदू हूं, उसी तरह से ममता बनर्जी जी को चंडी पाठ करके प्रमाणित करना पड़ रहा है हिंदू हूं। चलिए मैं इसका जवाब लेता हूं। आपने बड़ी स्पष्टता के साथ यह आरोप लगाया है, अपरूपा जी, इनका आरोप है ममता बनर्जी ने पहले राज्य में हिंदुओं का अपमान किया, उनकी भावनाओं का अपमान किया, अब उनको खुश करने के लिए यह सब कुछ हो रहा है जो कुछ मन से दिखता है, ये इनका आरोप है। सौरभ जी, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, राकेश जी को मैं ये कह देना चाहती हूँ, बंगाल का राजनीति के लिए पहले आपको बंगाल का कल्चर को बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल का राजनीति में रविंद्र नजरुल समाते हैं और विद्यासागर का मूर्ति किसने तोड़ा है? जो राकेश सिंह ड्रग्स मामला में जुड़ा हुआ है, वो राकेश सिंह ने एक वीडियो निकाल के कहा था कि हाँ हमने तोड़ा है। तो हमारा कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी तीन बंगाल में, देश में अगर एक भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन बंगाल में 3 भारतीय जनता पार्टी है। एक ओल्ड भारतीय जनता पार्टी, एक न्यू भारतीय जनता पार्टी और एक सी भारतीय जनता पार्टी, जो दूसरे कोई सीपीएम से जोड़ के आ रहा है, कोई तृणमूल से जोड़ के जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी अपना शरण में रख रहे। तो ये तीनों भारतीय जनता पार्टी जो है एक होकर, माने जो 3 टीम है बंगाल में, अब ये लोग जो है, ये लोग खुद, आप बताइए उनके खुद भारतीय जनता पार्टी के हेस्टिंग ऑफिस में क्या हो रहा है, ये दुनिया, ये देश और बंगाल देख रहे हैं। तो ये लोग तो खुद अभी ये सब में उलझे हुए हैं। तो इन लोगों इस चीज से निकलने के लिए अब ये लोग धर्म के राजनीति को सामने आ जा रहा है। आप बताइए, आपका न्यूज चैनल में हम और राकेश जी मिलके एक डिबेट कर रहे हैं। अब इस डिबेट को अगर छोड़ के अगर कोई फिल्म का कहानी पर अगर हम लोग चर्चा करेंगे, क्या ये डिबेट को शोभा देगा? बताइए मुझे सौरभ जी। उसी तरह एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टूरिज्म एंड कल्चर का प्रोग्राम है, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश का एक महानायक है, उनका प्रोग्राम में जाके जब ममता बनर्जी को बोला कि आप भाषण दीजिए, वहां पर कुछ आदमी जो वहां पर बैठाया गया था, उन लोगों ने, जब ममता दीदी भाषण देने गई, भाषण देने किसके ऊपर गई? सुभाष चंद्र जी के ऊपर। वहां पर जय हिंद बोलना चाहिए, क्यों नहीं जय हिंद कहा आप लोग वहां पर? और हालांकि नहीं, वो ये पूछते हैं, बीजेपी वाले पूछते हैं, आपकी बात अगर सही भी है कि एक आधिकारिक प्रोग्राम में जहां प्रधानमंत्री हैं, जहां पर मुख्यमंत्री बैठे हैं, वहां पर नारेबाजी वैसे तो होनी नहीं चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि जहां ऐसा कोई फंक्शन हो जहां पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे लोग बैठे हों, गणमान्य व्यक्ति हों, वहां नारेबाजी होनी नहीं चाहिए। लेकिन इनका कहना यह है कि सुनिए मेरी एक बात सुन लीजिए। इनका कहना है कि अगर जय श्री राम का नारा लग गया था, अगर जय श्री राम का नारा लग गया तो लग गया, इस पर इतना गुस्सा होने की क्या बात थी? इस पर इतना गुस्सा क्यों हो गई ममता जी? दीदी गुस्सा नहीं हुई, दीदी बोले कि हमको यहाँ पर यहाँ पर प्रधानमंत्री एक बार उठ के बोल देते कि ममता दीदी को बोलने दो, फिर दीदी क्या बोलती नहीं बोलती आप लोग भी सुनते, देश भी सुनता, लेकिन दीदी का आवाज को दबाया जा रहा है। ऑपोजिशन दीदी का आवाज को दबाना चाहता है। बंगाल ये चीज नहीं सहन कर पाएगा। देखिए, वहीं से तो इनको मुद्दा मिल गया ना अपरूपा जी, बीजेपी को उसी दिन से कैंपेन का मुद्दा मिल गया कि ममता बनर्जी को जय श्री राम से चिढ़ है। आज ये जगह जगह कहते हैं ममता बनर्जी को जय श्री राम से चिढ़ है। माँ दुर्गा ही असुर का वध किया था और भारतीय जनता पार्टी असुर का भी वध ममता बनर्जी ही करेंगे। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है।
अभी तक हमारे दोनों पैनलिस्ट जो हैं एक दूसरे के ऊपर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। अपरूपा जी का कहना यह है कि मुद्दे होने चाहिए लोगों की भलाई के, क्या काम हुआ उसके। राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि लोगों की भावनाओं का, वहां की संस्कृति का और लोगों को अपने धार्मिक आस्थाओं के प्रकटीकरण का आजादी से मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी बड़े मुद्दे हैं। अब चूंकि आज हम योगी आदित्यनाथ की रैलियों की बात कर रहे हैं राकेश सिन्हा साहब, अब मैं आपको बताता हूं उन्होंने रैलियों में कहा क्या, उनकी थीम क्या थी। पहले तो जय श्री राम, उस पर हमने काफी बात कर ली। फिर उन्होंने कहा घुसपैठी आ गए, घुसपैठियों ने आपके नागरिकों का राशन खा लिया। फिर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के राज में गौ माता को कटने के लिए बांग्लादेश भेज दिया जाता है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद खतरे में है। सारे भावनात्मक मुद्दे। वही अपरूपा जी कह रही है, इसमें काम का मुद्दा कौन सा है? देखिए, उससे पहले मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। अपरूपा जी ने जो बात कही, देखिए ममता बनर्जी जी को आपत्ति होती नारे से तो कोई बात नहीं, लोकतंत्र में आपत्ति हो सकती है, लेकिन उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया वही अपने आप में आपत्तिजनक है। मेरे यहाँ बुलाकर बेइज्जत करते हैं। देखिए, तो भगवान जय श्री राम का नारा लगाए। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी एक बार लखनऊ गए थे किसी विश्वविद्यालय में, वहां कुछ लोगों ने कुछ नारे लगाए, तो क्या प्रधानमंत्री जी ने सभा छोड़ दिया? क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरी बेइज्जती करवा रहे हैं? लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं घटती हैं और जन नेता को ऐसी घटनाओं को स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात, यदि वहां अल्लाह हो अखबार कोई लगा देता तो क्या ममता बनर्जी स्टेज से बोलते कि मेरी बेइज्जती करा रहे हैं? मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूं कि ममता बनर्जी मुस्कुराती और भाषण देने चली आती। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कोलकाता की रैली में, उससे जोगी जी की सभा से पहले मैं बता दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने कोलकाता की रैली में एक एजेंडा सेट कर दिया। वो एजेंडा है विकास का। अपने 1 घंटे से अधिक के स्पीच में प्रधानमंत्री जी ने एक भी भावनात्मक मुद्दे का प्रयोग नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी ने विकास की बात कही। और मैं एक सवाल इसके साथ पूछना चाहता हूं, अपरूपा जी आप तो संसद सांसद हैं और आप राज्य की राजनीति से जुड़ी हुई हैं, गहरी पैठ रखती हैं। वहां के किसानों को केंद्र से पैसा गया था, किसानों ने क्या बिगाड़ा था? पैसा भारतीय जनता पार्टी ने अपने हेडक्वार्टर के फंड से नहीं भेजा था। केंद्र सरकार ने वहां के किसानों को डिजिटल ट्रांसफर किया। पूरे देश में डिजिटल ट्रांसफर हुआ जहां कांग्रेस की शासन है, यहां तक कि वामपंथी केरल में शासन है। ममता बनर्जी ने उस पैसे को रोक दिया था। राकेश जी, ममता जी तो आज ये कहा है कि बीजेपी 6,000 रुपए देकर किसान का वोट खरीदना चाहती है। आज उन्होंने रैली में आरोप लगाया है। देखिए, सवाल उठता है कि केंद्र सरकार जब पैसा देती है, या तो केंद्र सरकार मदद करना बंद कर दे, केंद्र सरकार सब्सिडी देना बंद कर दे, केंद्र सरकार आयुष्मान योजना को बंद कर दे, केंद्र सरकार जो किडनी का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, उसको जो आयुष्मान योजना से सहायता मिल रही है, जिन गरीबों को कोई आशा देश में नहीं था, जिन लोगों को इंश्योरेंस मिला है, 1 रुपये प्रतिदिन के आधार पर इंश्योरेंस मिल रहा है, क्या ये सब प्रधानमंत्री जी बंद कर दें? जनधन योजना को बंद कर दें? चूंकि ममता जी आरोप लगाएंगे कि वोट खरीदने के लिए किया जाता है। हम सत्ता में क्यों आते हैं? सत्ता में इसलिए आते हैं कि हाशिए के लोगों तक राज्य की सुविधाएं पहुंचे। राज्य की सुविधाएं बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं है, बड़े लोगों के लिए नहीं है, कोई शहरी लोगों के लिए नहीं, गांव गरीब के लोगों के लिए है, हाशिए और शोषित लोगों के लिए है, शोषित पीड़ित लोगों के लिए। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, क्या ममता जी को उन शोषित? मैं जरा जवाब ले लेता हूं। का व्यवहार करना चाहिए। यह आरोप उन्होंने आज लगाया कि किसानों के वोट खरीद रहे हैं मोदी जी। आपकी राज्य सरकार की भी दर्जनों स्कीमें चलती होंगी, उसका फायदा लोगों को मिलता होगा, तो क्या कोई यह आरोप लगा देगा कि ममता जी उससे लोगों का वोट खरीद रही हैं? सौरभ जी, हमारे राज्य में 2011 साल से जब मामाटी मानू सरकार आया, तो ममता दीदी ये नहीं देखा जाति धर्म, ये नहीं देखा कौन पार्टी कर रहा है, ये नहीं देखा। ये स्कीम उस टाइम से है और वोट के टाइम में कोई ऐसा स्कीम नहीं है। सब स्कीम शुरू से चलती आ रही है। और सबसे बड़ा बात है, अगर प्रधानमंत्री का ये जो किसान सम्मान निधि जो इतना बढ़िया स्कीम है, अगर इन सब किसानों को लाभ अगर मिलता तो फिर किसान रोड पे नहीं आते, 120 से ऊपर आंदोलन नहीं करते। ये राकेश जी को सोचना पड़ेगा। राकेश जी भूल जाइए, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भूल जाइए आप कि आप कोई पार्टी से जुड़े हुए। सोचिए कि आप देश के एक नागरिक है। आप सोचिए उस किसान के बारे में, उस किसान का दर्द को समझिए, उसका पीड़ा को समझिए। वो लोग 120 से ऊपर क्यों आंदोलन करें? उनका फैमिली, उनके बाल बच्चे की जिंदगी के बारे में सोचिए, तब आप समझेंगे कि उन लोगों के पीड़ा क्या होता है। यहाँ पर टीवी में ठंडा घर में बैठ के या टीवी के सामने बोलना बहुत आसान है, लेकिन उनका पीड़ा, उनका दर्द को समझिए, तब आप समझेंगे कि सही में आप लोग उन किसानों के लिए कुछ। प्रधानमंत्री जी बहुत जगह रैली कर रहे हैं और वो देश का प्रधानमंत्री, वो बेशक जा सकते, वो बांग्लादेश जा सकते, लेकिन क्या किसान लोगों को एक बार गले नहीं लगा सकते? हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका हृदय कहते हैं कि इतना बड़ा है, उनको गले लगा के उनका समस्या को हल करना चाहिए।
क्योंकि अगर किसान नहीं रहेगा इस देश में, ना आप रहेंगे इस मंच पे बोलने के लिए, ना हम रहेंगे इस मंच पे। आरोप तो आपके ऊपर ये लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि किसान आंदोलन का आप लोग राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां दिल्ली से कुछ किसान नेता गए बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने के लिए, आपके सांसद ने उनका स्वागत किया और आपने एक वीडियो भी चला रहे हैं, उसमें सुनाई दे रहा है कि वो सांसद कह रहे हैं आप लोग चिंता मत कीजिए, आपके लिए भीड़ हम लोग इकट्ठी करेंगे। तो वो किसान आंदोलन के लोग वो उनकी भीड़ आ रही है, उनके लोग आ रहे हैं, या आप अपने उनके कार्यकर्ता दे रहे हैं उनको बिठाने के लिए? मपरूपा जी। हाँ सौरभ जी, देखिए जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो देश के, अब ये आंदोलन से दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, अब देश का हर एक कोना में वो लोग जा रहे हैं। वो लोग कोई राजनीतिक मंच से नहीं जुड़ा हुआ है, वो लोग किसान हर जहां पर देश का हर एक कोना में वो लोग जाके, तो वही पूछ रहा हूँ आपसे कि अभी जो रैलियां हुई हैं बंगाल में, उन्होंने कई जगह रैली की, नंदीग्राम भी गए, उसमें जो लोग आए थे वो किसान थे या टीएमसी के कार्यकर्ता थे? यह आरोप है कि टीएमसी वहां पर भीड़ इकट्ठा कर रही है। कैसे आप बोल रहे हैं टीएमसी? वो तो साधारण जनता है। अब साधारण जनता में कोई सीपीएम का भी समर्थक है, कोई बीजेपी का भी समर्थक है, कोई तृणमूल का भी समर्थक है। देखिए इसका 10 करोड़ बंगाल का आबादी में अगर आप मान लीजिए कि वहां पर सब कोई आ रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी यहाँ पर तो सभी कोई इकट्ठा, जो जिन लोगों को अपने जीने मरने का लड़ाई का जंग में जीत हासिल करना है, वहां पर तो सभी को। मैं जरा इस मुद्दे का जवाब राकेश जी दे दें, फिर मैं अगले मुद्दे पर जाऊंगा। राकेश जी देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जिस तरह से अपरूपा जी ने इस बात को खारिज किया, किसानों को जो डिजिटल ट्रांसफर किया जा रहा है वह किसानों के हित में नहीं है। संभवतः जिस व्यक्ति ने गांव का दौरा नहीं किया, गांव में नहीं रहा, गांव से अनुभव नहीं किया है, वही बोल सकता है। आपको अपरूपा जी मैं बता दूं, 100 रुपया भी भारत के किसानों के लिए महत्व का है। 70 सालों में किसानों की स्थिति इतनी दयनीय कर दी गई है कि उनके बैंक में यदि आप 100 रुपये भी ट्रांसफर कर दे तो उनको लगता है कोई जीवन दान मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक रूप से बिना जाति धर्म संप्रदाय का अंतर किए, बिना रीजन और बिना क्षेत्र और भाषा का अंतर किए जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, जब से प्रधानमंत्री जी ने गद्दी संभाला 2014 से, आप एक योजना का नाम बता दीजिए। और मैं बताऊं, जो आयुष्मान और जनधन योजनाएं, जो गरीबों को जा रही हैं, जो समुदाय यह दावा करती थी सबसे ज्यादा गरीब उनके पास है, वो योजनाएं सबसे ज्यादा उनके पास ही पहुंची है। देखिए, हमें जीवन में राजनीति में हार जीत होती है, सत्ता आती और जाती है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हार और जीत होती है, लेकिन जो कल्याण की योजनाएं हैं उन लोगों के लिए जो दयनीय हालत में, उनके कल्याण की योजना, कम से कम उनको हम राजनीति का मोहरा ना बनाए तो अच्छा। तो पश्चिम बंगाल के किसानों में के बैंक अकाउंट में जो डिजिटल ट्रांसफर आपने नहीं होने दिया, इसके तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ माफी ही नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि वह माफी मांगने लायक नहीं है। एक बात का मैं उत्तर देना चाहता हूं, सौरभ जी ने इसके पहले आपने पूछा था। देखिए, ममता बनर्जी जी एक बहुत तेज तर्रार नेता हुआ करती थी, संघर्ष से उपजी। मैं ममता जी मानता हूं वो संघर्ष से उपजी हुई नेता थी। उन्हें भटकाव क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो इतिहास ही बताएगा। एक बात मैं बताना, जब वो संसद में घुसपैठिए का मामला आया था, आप टीएमसी के अपने इतिहास बोध कर लीजिए, तो घुसपैठिए के प्रश्न में ममता बनर्जी स्पीकर के चेयर तक पहुंच गई, उस पेपर को फाड़ा और घुसपैठियों के पर इतनी उत्तेजित थी। आज वही ममता बनर्जी जी घुसपैठियों को चांदी के प्लेट में वो सभी अधिकार दे रही हैं सिर्फ वोट के लिए। पश्चिम बंगाल का घुसपैठियाकरण कर दिया गया है और बांग्लादेश से आए उन सब तमाम घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में नागरिकता एवं सभी अधिकार दिए जा रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को सबसे ज्यादा संरक्षण ममता जी दे रही हैं। हिंदू इसका जवाब ले लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है आपके कैंपेन का। इसका जवाब क्या अपरूपा जी? घुसपैठियों के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने यू टर्न क्यों ले लिया है? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो मथुआ लोगों का बात आया था, आप बताइए कि कहते हैं कि जिन लोगों का वोटर कार्ड है, जो लोग वोट देके उनके प्रतिनिधि को लोकसभा में भेजा है, इसका मतलब ये गलत है। तो फिर वहां पर उनको वोटाधिकार नहीं देना चाहिए था। आप कहते हैं, देखिए एक तो बात है, अभी आप कहते हैं कि मथुआ लोग वोटर नहीं है, उनको फिर से नागरिक सिटीजनशिप दिया जाएगा। तो फिर आप उनका वोट लेके कैसे, उनका प्रतिनिधि शांतनु ठाकुर जो बीजेपी से जीत कर गए, वो कैसे वहां पर एमपी है? देखिए, ये जो है, इन लोगों के पास, हमने शुरू में ही एक बात कहा था,
इन लोगों के पास डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, इन लोगों के पास अच्छे दिन के जो सपने दिखाए गए थे 2014 में वो मुद्दे नहीं है, उन लोगों के पास काला धन वापस लाने अच्छा, का आप इनके ऊपर ही आरोप लगाती हैं, ठीक है, लेकिन ये बताइए, अभी आपने कहा कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, भावनात्मक मुद्दे उठा रही है, कोई काम की बात नहीं करती। ममता बनर्जी अपनी रैली में क्या कहती है, मैं आपको बताता हूँ आप रूपा जी। का फंड का क्या अवस्था है, ये बातें आप कह रही हैं, ममता जी के मंच से क्या कहा जा रहा है मैं वो आपको बता रहा हूं। ममता बनर्जी के मंच से तो ये कहा जा रहा है, वो अमित शाह जी से पूछ रही हैं कि क्या मेरी हत्या कराने की साजिश थी, मेरे ऊपर हमला करा दिया। आज वो घायल हैं, जल्द ठीक हो जाएं, लेकिन वो उस अवस्था में प्रचार कर रही हैं। बीजेपी कहती है ये वोट खींचने की कोशिश है, टैक्टिक्स है। ममता बनर्जी ने अपने ऊपर हुए हादसे को हमला साबित कर दिया। सौरभ, ममता बनर्जी देश में, हेलो जी जी बोलिए, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, ममता बनर्जी देश में ऐसा एक चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी से अकेले लड़ रही है। आप देखिए, ये देश का एकमात्र अपोजिशन फिगर है और महिला है, तो इनको एक महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए देश का प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री सबको आना पड़ रहा है, सबको आना पड़ रहा है। तो समझिए कि कितना भारी पड़ रहा है ममता बनर्जी अकेला, तो इनके ऊपर से आज हमला नहीं हुआ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ रूपा जी, मैं बड़े सम्मान के साथ एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। अभी आपने जो बात कहा उस पर, अभी आपने जो बात कही उस पर, आपने बार बार महिला की, वो महिला, हाँ वो महिला है, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं, वो राजनीति में है। मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वक्त महिला कार्ड नहीं चलना चाहिए। वो एक चुनाव लड़ रही हैं, 11 साल से एक स्टेट की लीडर है। अब ये कहना कि वो महिला है और इतने सारे लोग आ गए, ये शोभा नहीं देता, ये अच्छा नहीं लगता। अरे बिल्कुल कर रही है, करें, एक नेता की तरह लड़े। मायावती को आप लोग डरा धमका के अंदर रखिए, लेकिन ममता बनर्जी को नहीं कर सकते ऐसा। और एक बात मैं बता दे रही हूँ, ममता बनर्जी के ऊपर हमला सीपीएम के टाइम से भी होता रहा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी। इवन ये भी प्लान किया गया कि ममता बनर्जी का जान ले लिया जाए, इस तरह का भी। अब ये बात कहने का कोई आधार होना चाहिए ना, इतना बड़ा आरोप मुख्यमंत्री लगा रही है, कोई आधार तो होना चाहिए। उनके मुंह से ऐसी बात कोई बिना किसी सबूत के अच्छी थोड़ी लगती है। डिस्टर्बेंस होता है, कलकत्ता से बागडोगरा फ्लाई करती है तो डिस्टर्बेंस होता है, ये ऐसा का। इवन कुछ दिन पहले उनका घर के पीछे तरफ से कुछ आंदोलनकारी का नाम से उनका घर में आने का कोशिश किया। अब बताइए, ये जरा मैं जवाब ले लेता हूं। चलिए, ये दोनों बातें हैं, एक महिला नेता को हराने के लिए इतना दल बल ले आए राकेश जी, और खुलकर ममता जी भी कह रही हैं, ये भी कह रही हैं कि उनकी जान पर खतरा है, उनकी साजिश थी कि उनकी जान चली जाए। देखिए, एक बात जान लीजिए, काठ की हांडी चढ़े दो जो बार, काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। ये निश्चित है कि सीपीएम के ने हिंसा का प्रयोग किया और ममता बनर्जी को इसका लाभ मिला और हिंसा की घटनाएं घटी। लेकिन देश को अपेक्षा और उम्मीद दोनों थी। जिस चीज से आप संघर्ष करके निकलते हैं, देश को उम्मीद होती है कि आप उसके उल्टा व्यवहार करेंगे, अहिंसा के रास्ते पर, संविधान के रास्ते पर। लेकिन ममता बनर्जी तो सीपीएम से भी अधिक बर्बर निकली। उनके राज्य में जो हत्याओं की घटना हुई, सौरभ जी, मैं पिछले दिनों आपके साथ डिबेट में था, मैंने वो आंकड़े दिए थे, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं कि जो राजनीतिक हत्याओं की घटनाएं हुई, एक साल में 96 घटनाएं हुई। अभी 25 घटनाओं का भी अभी साल अंत नहीं हुआ है, 25 घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं हुए, जो डाटा राज्य सरकार से आ रही है। और राज्य सरकार डाटा देने में भी, आंकड़े देने में भी कोताही करती है। तो मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, देखिए, महिला पुरुष की बात नहीं है। जब इंदिरा गांधी के खिलाफ संघर्ष हो रहा था, वो तानाशाह हुई थी, तब भी लोगों ने ऐसे ही कहा था कि महिला के खिलाफ सारी पार्टियां एक हुई। सवाल महिला पुरुष का नहीं है। जब राज्य सत्ता के ऊपर आप होती हैं, जब आपके पास संवैधानिक अधिकार होता है, पुलिस और प्रशासन आपके पास होता है, तो आप उस पुलिस प्रशासन का उपयोग अपनी ताकतों को समृद्ध करने में करती हैं या लोकतंत्र को समृद्ध करने में करती हैं। यह सवाल हम पर जितना जायज है उतना जायज आप पर है। यदि आप नहीं करते हैं तो इस समाज में सूंघने की अद्भुत क्षमता होती है और समाज उस व्यक्ति को सूंघ लेता है, कौन तानाशाह है, कौन लोकतंत्र है, कौन जन पक्षधर है, कौन जन विरोधी है। आज ममता बनर्जी का जन विरोधी चरित्र सबके सामने है। मैं दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली बात कि ममता बनर्जी जी ने इतने साल में राजनीतिक हत्या को रोकने के लिए कौन सा प्रयास किया। राजनीतिक नेताओं को सभा करने के लिए, मोहन भागवत जी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, राष्ट्रीय सरसंघचालक है। 2016 में उनको सभा नहीं करने दी गई, बाद में हाईकोर्ट का ऑर्डर आना पड़ा। हर बात हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद होता रहा। बलूचिस्तान पर वहां एक सेमिनार हो रहा था, ममता बनर्जी ने उस सेमिनार को रोक दिया। उस पर कौन जा रहे थे? जीडी बख्शी जा रहे थे। भारतीय सेना में सर्व करने वाला व्यक्ति उस सेमिनार में जा रहा था, उसको आपने रोक दिया। कश्मीर में सेमिनार नहीं होने दिया। तो ममता बनर्जी जी, जो मैंने कहा था, नेशन विद इन द नेशन की अवधारणा लेकर देश में जो भी चलेगा,
चाहे मैं चलूं या ममता चले, यह देश उसे परास्त करेगा, धूल और मिट्टी में मिला देगा। टीएमसी की जगह पश्चिम बंगाल में राइटर्स गिल्ड में नहीं है। 2 दिन पहले अपूर्वा जी, टीएमसी की जगह अपूर्वा जी इसी प्रोग्राम में थी हमारे साथ। उस दिन मैंने अपूर्वा जी आपसे एक सवाल पूछा था, आपने कहा था कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, जब पता चलेगा तो मैं इस पर जवाब दूंगी। आज बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब ने अपनी रैली में यह आरोप फिर लगाया कि दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर में हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि वो एनकाउंटर सही था, उसे आतंकवादी माना गया व्यक्ति को जो आरोपी था, और आज उसको फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। तो उन्होंने पूछा है कि ममता बनर्जी अपने पुराने बयान पे कायम है या नहीं कि अगर यह एनकाउंटर सही साबित हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। तो ममता जी कब राजनीति छोड़ रही हैं? देखिए सौरभ जी, एक बात मैं बहुत क्लियर बता देना चाहती हूँ कि हम देश के एक नागरिक हैं और ये देश जितना आपका है उतना मेरा है, उतना सबका है। और जो भी टेररिस्ट है, ना उसका अपना कोई जाति है, ना धर्म है, ना उसका देश है। कोई देश से अगर प्यार करता है तो इस तरह का घटना से इस तरह का घटना कभी नहीं करता है या समर्थन करता है। ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, ठीक है। और रहा बात ये हमारे पार्टी के हमारे लीडर है, हमारी पार्टी लीडर क्या कही है क्या नहीं, इस बात पर पार्टी लीडर और पार्टी के जो सर्वोत्तम सीनियर नेतृत्व है इस चीज पर वो क्लियरिटी करेंगे। आज जिस मुद्दा पर बात हो रहा है उसी मुद्दा पे हम बात करेंगे। और ये बात मैं तो आपसे चुनाव पे बात कर रहा हूँ, ये चुनाव में उठाया गया मुद्दा है। आपका जिनसे सामना हुआ है उनकी पार्टी के अध्यक्ष ये बात उठा रहे हैं, ये तो चुनाव की रैली में उठाई गई बात है ना। सौरभ जी मैं एक हस्तक्षेप करूं, मैं एक हस्तक्षेप 10 सेकंड का करना चाहता हूं। मैं अपूर्वा जी को आज अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने एक स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जी ने जो बयान दिया वो पार्टी के ऊपर के नेताओं का है, वे निर्णय करें। यानी अपूर्वा जी कम से कम ममता बनर्जी के उस बयान को खारिज कर रही हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इनकाउंटर नहीं था। जिस प्रकार सोनिया जी ने दिल्ली में बैठकर आंसू बहाया था, ममता बनर्जी ने चुनौती दी थी। मोहन चंद शर्मा शहीद हुए थे, जिनका बेटा डेंगू से पीड़ित था, गंगा राम अस्पताल में भर्ती था। वह सुबह में ड्यूटी अपने बेटे को छोड़कर मैं उनके घर गया था। मैं मोहन चंद शर्मा जी के शहादत के बाद उनके घर गया था, घर का दृश्य देखने गया था। मैं उनकी पत्नी से मिला, उनकी पत्नी को एक सभा में लाया, वो आना नहीं चाहती थी, उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। मैंने एक इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन की सभा की टेररिज्म के ऊपर, मैंने उनको बुलाया, बहुत रिलुक्टेंटली आई, बहुत रिलुक्टेंटली उसमें भाषण दिया था। देखिए, शहादत देने वालों का, देश के लिए मरने जीने वालों के साथ सहानुभूति रखना, उनसे संवेदनशील संबंध रखना चाहिए। सिर्फ अपनी राजनीति के लिए तुष्टीकरण इस स्तर तक न पहुंच जाए कि आतंकवादियों के आप पैरोकार बन जाए। ममता बनर्जी एक जवाब दे दें, अपूर्वा जी बोलना चाह रही है, आज अपूर्वा जी आपने स्वीकार किया है। अपूर्वा जी नहीं, ममता बहन, हमने यही बात कहा कि ये पार्टी ठीक करेंगे, पार्टी का गाइडलाइन और ऊपर नेतृत्व इस पर टिप्पणी करेंगे। मैं नहीं कर सकती क्योंकि हम लोगों का पार्टी एक सिस्टम से चलता है, आप लोगों के जैसे नहीं कि टीम हो और वहां पर हेस्टिंग में हमला हो। इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उनके दोनों, उनका वो बयान, उनका वो सार्वजनिक बयान था, पब्लिक डोमेन में है। आज उन्होंने जो बात कही थी आज गलत साबित हो गई है। आप इतना कह सकते हैं कि उस वक्त उन्होंने जो कहा था उस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से कहा हुआ, लेकिन आज उनकी बात गलत साबित हुई। उस टाइम में जो कही थी इस पर दीदी और हमारे सीनियर नेतृत्व ही कहेंगे, इस पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं होगा। ठीक है मैं बहुत क्लियर बता दे रही हूँ। ठीक है, राकेश सिन्हा जी, अपूर्वा पोद्दार जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज कुरुक्षेत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले, शुक्रिया आपका। तो बंगाल पर आपने ये 1 घंटे की बहस देखी, लेकिन अभी भी बंगाल से ही एक बड़ी खबर आ रही है। तो सीधे चलते हैं अजय कुमार और पंकज भार्गव के पास और देखते हैं हमारा ये स्पेशल शो चुनाव धमाका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।